हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमएससी के एग्जामिनेशंस के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशंस के बारे में, पीजीटी के एग्जामिनेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें पीजीटी के एग्जामिनेशंस को लेकर के, तो अभी कुछ नए स्टेटमेंट सामने आए थे, बट अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न को, तो पेपर पैटर्न बिल्कुल पिछली बार जैसा ही है। कोई खास अंतर जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि पेपर पैटर्न किस तरीके का है, और अगर आप दूसरी बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिर वो किस तरीके से आपके मार्क को जो है वो डिडक्ट करेंगे, या फिर ये सारी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर जो है वो आपसे बात करेंगे। तो आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जामिनेशंस के पैटर्न की। तो आपको बता दिया जाता है कि एक पेपर जो आपको क्वेश्चंस पेपर मिलेगा, उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जो टोटल मार्किंग उसकी होती है वो होती है 300 नंबरों की। तो यहाँ पे जो ऑफिशियली बात बोला गया है, तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप इसको बहुत ही अच्छी तरह ध्यान से देखेंगे। तो मैं पहले एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि टोटल आपको 150 क्वेश्चंस मिलने वाले होते हैं, जिसमें से 50 जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल अवेयरनेस के होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, जो आपके 50 क्वेश्चन और होते हैं, और 50 क्वेश्चन मतलब 150 में से जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके वो क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपने बीएससी के लास्ट ईयर में सेलेक्ट किया हुआ होता है। ठीक है, और जो पहला वाला होता है 50 क्वेश्चंस, वो आपका जनरल अवेयरनेस होता है, जो कि सभी के लिए करना बिल्कुल कंपलसरी होता है। तो पहली चीज तो ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब अगर हम उसके बाद बात करें सब्जेक्ट की कि आप कैसे करेंगे, आपको दोनों करना है या एक करना है, तो देखिए यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका वही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के मार्क्स गिने जाएंगे। तो आप अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को करते हैं, तो या तो आपके वो मार्क्स गिने नहीं जाएंगे, या तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है एग्जाम को लेकर के, मतलब वो रद्द कर दी जाएगी। तो इतनी बात सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको 100 में से केवल 50 ही क्वेश्चंस करने हैं, वो भी अपने सब्जेक्ट के जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? अब देखिए यूनिवर्सिटी ऐसा कर क्यों रही है। रीजन ये है क्योंकि एक ही तरीके के पेपर को प्रिंट कराना और बार बार अलग पैटर्न से पेपर को प्रिंट कराना अलग चीज होती है। उसके लिए फिर बहुत सारी प्रोसीजर्स और फॉलो करनी पड़ती है। इसीलिए यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि एक ही पेपर के अंदर आपको सारे सेट प्रोवाइड करा देती हैं। आपका जो सब्जेक्ट है आप उसको चॉइस करके ओएमआर सीट में अपना पेपर कोड डाल दीजिएगा। जैसे बॉटनी में बॉटनी का पेपर कोड अलग है, जूलॉजी का पेपर कोड अलग है, तो आप उसको अलग अलग पेपर कोड डालेंगे। जो पेपर कोड आप अपने पेपर में डालेंगे, वही पेपर कोड के हिसाब से आपकी कॉपी चेक की जाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो कुछ बातें हैं जो यूनिवर्सिटी कहती है, आप देख लीजिए, अगर आपको हो सके तो मेरे से ज्यादा समझ में आ सकती हैं। जैसे कि पीजीटी 2021 टेस्ट पैटर्न में 300 अंकों की प्रत्येक पीजीटी 2021 परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके शामिल होंगे। एमसीक्यू जो प्रश्न होंगे वो तकरीबन 150 आपके शामिल होंगे। पीजीटी 2021 परीक्षा के पहले 50 प्रश्न सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होंगे। ठीक है, ये 50 प्रश्न जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के से संबंधित होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक छोटा सा सिलेबस देखने को मिला। किसके बारे में? जनरल अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, और प्रत्येक जो आप सही उत्तर देंगे उसको आपके 2 अंक जो है वो आपके दिए जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें पीजीटी 2021 परीक्षा के शेष 100 प्रश्न जो होंगे, वो आवेदक स्नातक के अंतिम वर्ष जो 2 विषय से संबंधित होंगे। ठीक है, मतलब जो 2 विषय आपने लास्ट ईयर लिया था अपनी ग्रेजुएशन में, वही आपको वहां पे देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। और संबंधित विषय के 50 प्रश्नों के लिए किए गए अंकों के योग के रूप में की जाएगी। कहते हैं एक आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी पसंद के रूप में स्नातक के अंतिम वर्ष 2 विषय में केवल एक विषय ही संबंधित केवल 50 प्रश्नों के प्रयास करने की अनुमति है। मतलब आपको भले 2 मिलेंगे, लेकिन आप वही करेंगे जिसका कोड आपने डाला होगा फॉर्म भरते टाइम, जो इंटरेस्ट दिखाया होगा आपने फॉर्म भरते टाइम, आप वही चीज उस पेपर के अंदर डालेंगे। अदरवाइज आप कोई भी चीज उस पेपर के अंदर दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? ऐसा नहीं कि आप दोनों डाल दीजिए, भाई मेरे बस मार्क्स आने चाहिए, तो नहीं काउंट होगा। फिर से आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा है भाई, ठीक है, जो दूसरी बार एग्जाम दे रहा है, जिसने 2019-20 में दिया था या फिर उससे पहले दिया था, उसके उस हिसाब से मार्क्स जो है वो काटे जाएंगे। बगल में मैं लिस्ट डाल दे रहा हूं, आप देख लीजिए। ठीक है,
तो 5% मार्क, जैसे मान लीजिए आपने पिछली बार एग्जाम दिया था और किसी कारणवश आपका मेन सेंटर या मेन कैंपस नहीं हुआ है, तो आप इस बार एग्जाम देंगे, लेकिन उसमें आपका 5% मार्क जो है वो क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। और जैसे से आप पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे आपके मार्क्स को कट कर दिया जाएगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, इस वीडियो को बनाने का जो मोटो था वो पैटर्न तो बताना ही था, साथ में ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है, ये मेरी लाइनें नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पे अपलोड की हुई है। आप जाकर के यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप इसको चेक कर सकते हैं। अब सवाल समझ में आता है कि भाई सिलेबस क्या है सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे सर कि एमएससी सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दीजिए। अब देखिए, कुछ बातें मैं आपको एकदम दूध और दूध पानी का पानी कर देना चाहूंगा कि देखो भाई, सिलेबस जो होता है वो ना हमारे हाथ में है ना दुनिया के किसी भी शख्स के हाथ में है। जो पेपर बना रहा है सारा का सारा सिलेबस पेपर उसी के हाथ में है। हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है पढ़ाई करना। अब वो जो पढ़ाई होती है वो वही पूछेगा जो आपने पिछली साल पढ़ा, और पिछली साल आपने क्या पढ़ा, ग्रेजुएशन पढ़ा। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन के हैं तो आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एनसीईआरटी की अपनी बुक उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी किसी से कुछ मत पूछिए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ही पैटर्न तय करेगा और एनसीईआरटी ही आपको क्वेश्चंस देगा। ठीक है, सिंपली सी बात है। तो आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी बीएससी में। बट भाई, अगर आपने जो है एमएससी का एंट्रेंस आप दे रहे हैं तो आपने जो भी किताबें पढ़ी, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो गच्चे खाने वाले, मतलब जो ज्यादा दिक्कत वाले बच्चे होते हैं वो किसके लिए होते हैं, जो बाहर से आए हुए होते हैं। अब जैसे कोई मान लो बच्चा बीएचयू से पढ़ा हुआ है और वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन ले, शायद ही कोई लेगा, लेकिन मान लो अगर लेना चाहता भी है तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि वो पहली चीज तो ये काम करे कि सिलेबस को जाने कि बीएससी का सिलेबस क्या रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। तकरीबन जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो सारे यूनिवर्सिटीज में सेम ही होता है, चाहे स्टेट हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे जो हो। ठीक है, तकरीबन ओवरऑल सेम ही होता है, बट कुछ चीजें जो है बीएचयू में आपको अलग देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको अलग देखने को मिलती है। तो वो बच्चे स्पेशली ये तय करके आए कि वो भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस जरूर देख के आए, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। ठीक है, नंबर एक बात, देखिए पूरा का पूरा जो पेपर होता है वहां के प्रोफेसर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो भाई देखो, जो लोग यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से पढ़े उनको थोड़ी सी बेनिफिट वहां पे मिलती है। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि वहां पे पता होता है कि टीचर्स बता देता है कि भाई वाइवा में ये क्वेश्चन आएगा, वाइवा में वो आएगा, वो क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करके जाइएगा। जो कभी कोई बताता है कि ये वाइवा में आएगा, ये क्योंकि वही क्वेश्चंस उनके दिमाग में होता है और वो वहां पे पेपर में लिख देते हैं। तो पहली चीज तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, मैं सिलेबस की बात करता हूं। अब देखिए, बीएससी का सिलेबस जो है वो मैंने पहले भी वीडियोस उसके ऊपर बना रखे हैं, बट शॉर्टली मैं आपको बताता हूं कि जैसे फंजाई है, लाइकेंस है, बैक्टीरिया और प्लांट वायरसेस है। ठीक है, आपके जैसे फर्स्ट पेपर में रहता था ये सारी चीजें, तो इन सब में आप ये ध्यान में रख के जाएंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से जीनस हैं, आप उन्हीं को पढ़ेंगे। ये नहीं कि आप लगिए सारा पढ़ने। तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सिलेबस में जो है केवल और केवल वही पढ़ेंगे। तीसरी कोई चीज वायरस के बारे में, ये नहीं कि अब आप वायरस के बारे में पीएचडी करना शुरू कर दें, नहीं, आप केवल और केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके बीएससी की कॉपी में है या किताब में है, आप वही पढ़ेंगे। अब जो फेमस किताबें आपके यहाँ पे चलती हैं आप वही पढ़ेंगे, मतलब जो यूनिवर्सिटी में फेमस किताबें चलती हैं, जैसे सिंह पांडे, जैन, वशिष्ठा, बॉटनी में, ठीक है, और जूलॉजी में जैसे कोटपाल चलती हैं, पीके गुप्ता लोग यूज करते, फॉरेन राइटर तो यूज होता नहीं यहाँ पे, तो आप बिल्कुल मत डरिए, आप केवल इंडियन राइटर ही जो यहाँ पे चलती है उसी को लेकर के आप पढ़ाई करिए। और दूसरी बात, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि आप चलिए पढ़ाई कर चुके हैं और आपको क्वेश्चन जानना है, तो पीजीटी के एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी सीरीज आती हैं, पीजीटी के एग्जाम से रिलेटेड, वो जाकर के कोई भी एक सीरीज वहां से खरीद लीजिए। ठीक है, और आप उसको बेझड़क जो है अपना सॉल्व करिए। उस लेवल का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पीजीटी की जो भी सीरीजें हैं आप उसको अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपके बैठे होते हैं प्रोफेसर्स, वो बहुत मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो जो क्वेश्चंस लगातार हाईलाइटेड होते हैं वही उठा के आपको दे देंगे। तो आप पीजीटी की सीरीज जरूर खरीद लीजिए, किसी भी की सीरीज खरीद लीजिएगा पीजीटी की, और उससे आप प्रिपरेशन करने में लग जाइए, चाहे बॉटनी के हो चाहे जूलॉजी के हो। ठीक है, बाकी सिलेबस तो है ही है, आप उसको हल्का सा रिवीजन जरूर करेंगे। जैसे ब्रायोफाइट
फाइटा है, टेरिडोफाइटा, जिनमें जनरल कैरेक्टर पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक कैरेक्टर जरूर पढ़ना। देखिए इस यूनिवर्सिटी का सबसे मेन बात ये आपको छकाता नहीं है, सीधी सी बात है, जो आपको साल भर ये पढ़ाता है दम लगा करके, मतलब जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताएंगे वही आपको ये एग्जाम में देगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो हेट्रोसिस्ट आपके एग्जाम में बहुत पूछा, तो आप हेट्रोसिस्ट जानते रहिए। कौन सी इकोनॉमिक बॉटनी जरूर पढ़ के जाइएगा, वन वर्ड वाले, और एल्गी का चार्ट पढ़ के जाइएगा ना। ये सब चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं इसके अंदर। और चार्ट बनाइए, जितने भी चार्ट आपके किताब में दिए गए हैं वो। फिजियोलॉजी भी अच्छी पढ़ के जाइएगा। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि लोअर आप बहुत अच्छी पढ़ के जाइए, लोअर बॉटनी और लोअर जूलॉजी दोनों बढ़िया पढ़ के जाइए। और उसके बाद जो है बाकी चीजें इसमें उतनी ज्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर है, तो वो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। वो एनसीईआरटी से ही आप पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछता है। बट हाँ, जैसे टूल्स वगैरह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। बट जब लोअर पढ़िए तो आप पूरा बीएससी का लोअर आप बढ़िया आराम से पढ़ के जाइएगा, अगर पढ़ करके एग्जाम देना है तो। अगर क्वेश्चन सॉल्व करके देना है तो जो मैंने दूसरी विधि बताई आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। टेक्सोनॉमी में आप जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ते हैं तो भाई आप वही पढ़ के जाएंगे जो आपको लिखाया पढ़ाया गया है, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में जैसे आपने एंथर वगैरह का पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर वगैरह प्लांट का कैसा है, लीफ का कैसा, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। मोनोकॉट, डाइकॉट, आप उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, जैसे आप लोग पढ़ते हैं लाइफ हिस्ट्री वगैरह की एल्ब्यूगो का ना, इस तरीके से जो आप लोग पढ़ते हैं एल्गी का, ये सब चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। खैर इनको बहुत स्मार्टली पढ़ना है आपको, ठीक है। बहुत टाइम नहीं देना है, बहुत स्मार्टली पढ़ना है आपको। बस मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें, जो मैंने आपको पहले बताया। जेनेटिक्स में आप हल्की जेनेटिक्स पढ़ के जाएंगे, जितने मेंडल के एग्जाम्पल्स वगैरह हैं पढ़ के जाएंगे, हूबहू क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं पे बात करूं मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बिल्कुल आप जाकर के एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में आपको जो है वाटसन वगैरह की बुक नहीं उठा लेनी है कि नहीं आप जा रहे हो अमेरिका में पेपर देने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मॉलिक्यूलर को भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जैसे रेप्लिकेशन है, आपके जेनेटिक कोड है, आपके ट्रांसक्रिप्शन है, आपके ट्रांसलेशन है, तो इनके फैक्टर्स के नाम अंडरलाइन करके लिख लो। 100% श्योर बनाएगा। जेनेटिक कोड से क्वेश्चन आएगा। रेप्लिकेशन से पूछेगा कि हेलिकेज, ये सब जो तरह तरह के एंजाइम्स वगैरह उनके क्या फंक्शंस है, तो इसको पढ़ करके इसको रट लीजिए, चाहे पढ़ लीजिए। आता है तो पढ़ लीजिए, नहीं आता है तो रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनाटॉमी, नोडल एनाटॉमी वगैरह जो आपने पढ़ी हुई। हाईलाइटेड फीचर, केवल हाईलाइटेड वाला आप पढ़िएगा, ठीक है। जैसे सैपवुड, ये सब चीजें आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। लेंटिसल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। स्पेसिफिक टर्म, टेंड्रिल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स को थोड़ा पढ़ के जाइएगा, ताकि वो आपके लिए अच्छा बना सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सब नहीं बताऊंगा आपको खुद पढ़ना है। अगर मैंने सब बता दिया तो आप ही आकर के इसी वीडियो में नोचेंगे, कहेंगे कि नहीं भैया जो है आपने सर ने ये बता दिया, सर ये चीजें ऐसी नहीं चलेंगी काम, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्लांट ब्रीडिंग आपका हो गया। प्लांट ब्रीडिंग आपके लास्ट ईयर में होता है, इसमें आपको पढ़ना है। थोड़ी सी चीजें आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं पूछता, बट हाँ पूछ लेता है, एक आध दो क्वेश्चंस बना लेगा। जैसे कि आपके टिश्यू कल्चर में क्वेश्चंस बना सकता है, उसके बाद आपसे बना सकता है क्वेश्चंस क्या कहते हैं, इनसे बना सकता है जो आपका है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ऑर्गेनोजेनेसिस वगैरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस ज्यादा नहीं। और वीडियो सब चैनल पे पड़े हुए हैं, तो देखना है देख लीजिएगा। बाकी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा, आने दीजिए एग्जाम को थोड़ा सा मतलब एक आध दो दिन का टाइम दे, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा लाइव आकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पैलियो बॉटनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-4 टॉपिक है इसके अंदर, अपने बीएससी के सिलेबस को देख के रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। डाइवर्सिफिकेशन, माइफोलॉजी और टिश्यू कल्चर आप लोग इसमें जो है बॉटनी के सिलेबस में तैयार कर लीजिएगा। अब अगर बात करते हैं उसी में हम लोग जूलॉजी के सिलेबस की, तो भाई जैसा कि मैंने कहा लोअर आरएल कोटपाल और वर्टिब्रेट्स आरएल कोटपाल पढ़ लीजिएगा। तो नॉन कॉर्डेट जो है मतलब इनवर्टिब्रेट्स, वो आपको पढ़ लेने हैं, उनके कैरेक्टर्स पढ़ लेने हैं। और स्पेसिफिक ये नहीं आप लोगों सब पढ़ने। सबसे पहली चीज क्या पढ़नी है आपको पता है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाएंगे। एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल का, जो ग्रुप है एनिमल का, कैसे डिवाइड किया गया है, सीलोम क्या होता है, ये सब चीजें थोड़ा सा आप पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि ये लोग पुट करते हैं मास क्वेश्चन, ट्रू सीलोमिक कौन है, स्यूडो सीलोमिक कौन है, ये सब थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, ये बातें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद प्रोटोजोआ थोड़ा बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा कि कौन से डिजीज किस चीज, ये पैरासाइटोलॉजी से भी रिलेट करता है ना, ओकेरिया बोनोक्राफ्टी, सिस्टोसोमा, ये सब चीजें आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे जो रिलेट करके पढ़ेंगे, मतलब हल्का हल्का आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। नॉन कॉर्डेट
टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशन टेक्सोनॉमी जरूर पढ़ लीजिएगा, कौन सा किस फैमिली वगैरह को बिलोंग करता है। ज्यादा नहीं बट जितने जनरा आप में है, जैसे आप प्रैक्टिकल की बुक होती ना, आप बस कुछ मत करिएगा, प्रैक्टिकल की बुक है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल की बुक भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो लोअर बॉटनी तैयार हो जाएंगे। भाई इतनी मोटी आप आरएल कोटपाल नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप सीधी सी बात है प्रैक्टिकल की बुक पढ़ लो, ठीक है। उसके कैरेक्टर पढ़ लो 8-10 ठो, तो वो भी आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट बना दे। अब 8-10 कैरेक्टर क्या, आप एक जीनस उठाइए और एक जीनस में 3-4 जो स्पेशल कैरेक्टर है आप उसको पढ़ लीजिए, बाकी जो नॉर्मल कैरेक्टर वो रहेगा। स्पेशल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसा वो पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीजें और क्या स्पेशलिटी, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो वो जरूर पढ़ें, जैसे नेफ्रीडिया क्या होता है ना, तो किसमें पाया जाता है ये नेफ्रीडिया, क्या फंक्शन होता है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपको वहां पे पूछेंगे, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स आपको पढ़ना है, प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़ना है, भाई पढ़ लीजिएगा, आरएल कोटपाल में है। अब उसके बाद यहाँ पे है बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ पॉइजनस। अब ये सीधे टॉपिक लिख दे गया है, ठीक है। तो अगर इसने लिखा हुआ है बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ पॉइजनस स्नेक, तो देखो भाई आपको एक काम ये करना है कि इसको जरूर पढ़ लेना है। रीजन ये है कि अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा कि अगर इसको दिया हुआ सिलेबस में तो आपसे क्वेश्चन जो है वो बना ही लेगा। एडॉप्टेशंस, एनिमल बिहेवियर थोड़ा सा पढ़िएगा, जिसमें एडॉप्टेशंस वगैरह आपका रहेगा, लर्निंग बिहेवियर रहेगा, इनेट बिहेवियर रहेगा, माइग्रेशन रहेगा, ये सब चीजें। इकोनॉमिक जूलॉजी आप 100% पढ़ेंगे, इकोनॉमिक जूलॉजी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, इकोनॉमिक जूलॉजी में नाम याद रख लेने हैं कि क्या है, फिशरीज कैसे हो रही हैं, स्टेप कौन कौन सी होती हैं, कैसे आपको हर पहली चीज तो यही ध्यान में रखना है कौन से कल्चर में क्या होता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे सकता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी दोनों में है, बॉटनी जूलॉजी तो आप किसी में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, जैसे गैसेस वगैरह, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह, ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ के जाइएगा और आपका कल्याण जो है वो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 100 बातों की एक बात अब आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, जो बात आपको शायद ही कोई बताएगा। पहली बात देखिए, मैंने इस सिलेबस को जस्ट रिवाइज किया है। बाकी रही बात कंप्लीट सिलेबस की, ओवरऑल सिलेबस की, तो उस पे मैंने वीडियो आपके कई मिनट कई घंटे के बनाए हुए हैं। तो आप जा करके चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिए, चाहे आंख कान बंद करके आप केवल एक काम करिए, किसी का कोई वीडियो और मत देखिए, ठीक है। किसी का कोई वीडियो नहीं, क्या सिलेबस है क्या नहीं है, आप बस जाइए, ज्यादा से ज्यादा जो भी क्वेश्चन आपको नेट पे मिलते हैं सर्च मारो, एलगी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये सब नीट के जो क्वेश्चन हैं आपके, जैसे मॉलिक्यूलर वगैरह के हैं, वो आप थोड़ा सा तैयार करके रखो। मतलब कहने का मेरे मतलब ये है कि ज्यादा पैनिक नहीं होना है, आपको बस पढ़ाई करनी है। अपने लोअर पोर्शन को बीएससी से पढ़िए, बाकी जितने आपके पोर्शंस हैं वो पोर्शंस जो हैं वो आप कहीं से और से पढ़ लीजिए, वो बात की अलग है। आप चाहे एमपी कौशिक ले लीजिए, रमेश गुप्ता ले लीजिए, कहीं से पढ़िए, बट उसको बस आप पढ़ लीजिए। कुल मिला के कहने की मेरी ये बात है। और शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि पीजीटी के नोट्स को, जो पीजीटी के आपके क्वेश्चंस बैंक्स आते हैं, आप उसको ले लीजिए, बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी के जिसके भी हैं हों, और बस उसी से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पैटर्न को ध्यान में रखिएगा, पिछली बार जैसा ही कोई खास चेंज आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है।